नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के इस 20 क्वेश्चन की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो। इसमें हमने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आधार बनाया हुआ है, उसके आधार से देखा है कि कौन क्वेश्चन थोड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें सीधे हम बात करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल है, निम्न में से कौन सर्वोदय आंदोलन से संबद्ध नहीं था? सर्वोदय आंदोलन से जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, धीरेन्द्र मजूमदार, जीबी अप्पा राव। तो इसमें कौन है? जीबी अप्पा राव है। तो जीबी अप्पा राव इसका डी आंसर हो गया। अगला सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। तो इसका क्या होगा? इसका होगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है। तो इस तरीके से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऐसे सवाल आते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, अल्पतगीन। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। वो कौन सा शासक है? पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब नौरस। किताब नौरस पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से एक सवाल आता है, आप पिछले साल के सवालों को देख सकते हैं। अमीर खुसरो, बदायूनी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, अलाउद्दीन बहमनी। तो कौन सा? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाए किताब नौरस। कौन सी किताब है? किताब नौरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? किसने? ठीक है। मूलराज सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकंड। तो इसे किसने पराजित किया? मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, अगला सवाल देखते हैं, भारत में कौन सा युद्ध हुआ जिसने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी, इसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपने पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसी ने उसको बनवाया, किसी ने उसको पूरा करवाया, किसी ने उसकी रिपेयरिंग करवाई। ठीक है। तो किसने योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने अपना योगदान नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना योगदान नहीं दिया। बाकी सबने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत की क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। तो इसकी फारसी थी। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि हो सकता उर्दू हो या अरबी हो, लेकिन क्या थी? फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? हमें असत्य कथन निकालना है। कौन सा कथन निकालना है? असत्य। नंबर 1, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चालीसा दल का उसने संबंधित सामंतों का दमन भी किया। उसकी लौह एवं रक्त की नीति तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। उसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज की भी स्थापना करी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा कथन असत्य है? डी, यानी सारे कथन सत्य हैं। एक बात और भी, हमें इन कथन को भी जान लेना है, क्योंकि कभी कभी यही सवाल हमारा स्वतंत्र सवाल बन के आ सकता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? आप कहते हैं बलबन। चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किसने किया? आप कहेंगे बलबन। या बलबन किससे संबंधित है? चालीसा दल से। तो यहाँ पर ये सूचना संपूर्ण महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनिया परंपरा क्या है? जी ऑनरेबल सोनिया गांधी जी नहीं है। पहला, औपनिवेशिक सेना से निकली संगीत परंपरा, केशव चंद्र सेन द्वारा लिखी नृत्य नाटिका, पूर्वी यूपी की एक वस्त्र परंपरा, अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जाने जाने वाली संगीत परंपरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा कौन सी है? सोनिया परंपरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। कथन 1, जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। कथन 2, उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया। हमें सही कथन को बताना है। अब सही कथन इसमें बताना है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। कथन 1 और सही का स्पष्टीकरण है। तो इसमें कौन सा होगा? ये दोनों कथन सही हैं। जहांदार शाह के शासनकाल की जनवरी 1713 में समापन हुआ। क्यों? क्योंकि उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया। ये इसका कारण भी है। तो ये स्पष्टीकरण वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्ती सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? अनुक्रम लगाने वाले सवाल यूपीपीसीएस में आया करते हैं, ये आप सवाल देख के पता लगा सकते हैं। बांसबन्ना अप्पार मीराबाई लालदेव, अप्पार मीराबाई लालदेव बांसबन्ना, अप्पार बांसबन्ना लालदेव मीराबाई, बांसबन्ना मीराबाई लालदेव। तो अप्पार बांसबन्ना लालदेव मीराबाई, तो इसका ऑप्शन सी हो जाए क्या? अप्पार बांसबन्ना लालदेव मीराबाई। इसका आप ऐसे सोच सकते हैं, अप्पार से ए, बांसबन्ना से बी, लालदेव का आप मान लो लालदेव और मीराबाई, ये आप ए बी सी डी तो होता तो और ही बन जाता, सी डी नहीं बन पाया, ए बी एल डी बन एल एम बन गया, अप्पार बांसबन्ना लालदेव मीराबाई। तो ए बी से शुरू हुआ, अप्पार बांसबन्ना। ठीक है, अगला देखते हैं। विचार करो। आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा में तीसरी पुस्तक है। अबुल फजल अकबरनामा की पहली 2 पुस्तकों के लेखक थे, जबकि अकबर तीसरी के लेखक थे। अकबरनामा और बाबरनामा सचित्र मुगल आधिकारिक रिपोर्टों से सर्वाधिक ज्ञात विवरण है। अकबरनामा और बाबरनामा पुस्तक छठी पुस्तक है। इनमें से कौन सा कथन हमें सही बताना है? तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सिर्फ पहला ही कथन सही है मेरे दोस्त। आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा में तीसरी पुस्तक है। अकबरनामा में जो पुस्तकें लिखी गई उसमें तीसरी पुस्तक कौन सी है? अकबर आईने अकबरी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयोग सफल नहीं हो सका? उसका ये प्रयोग सफल नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका? विदेशी व्यापारियों द्वारा मुद्रा प्रतीक सिक्कों का बहिष्कार, प्रतीक सिक्के ढालने हेतु तांबे की कमी, जाली सिक्के की बृहद पैमाने पर ढलाई, प्रतीक मुद्रा की निकृष्ट गुणवत्ता। तो इसमें क्या था? जाली सिक्के। आज ही नहीं जाली वाला काम होता है, तब भी हो रहा था। जाली सिक्के लोगों ने ज़्यादा छाप दिए, तो इससे क्या होगा? बृहद पैमाने पर जाली सिक्के की छपाई से उसका प्रयोग सफल ही नहीं हो पाया। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल अभी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में किसके अधीन गठन हुआ? जूनागढ़ के राजा, इयान कॉपलैंड, सर हरकोट बटलर, मोतीलाल नेहरू। सर हरकोट बटलर के समय में क्या हुआ? इनकी इस समिति का 1928 का गठन किसके अधीन हुआ? सर हरकोट बटलर। भारतीय राज्य समिति, बटलर समिति भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आद्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाली 1550 ईस्वी में यूरोपीय चल धातु टाइप गोवा में लाए। पहली भारतीय लिपि जिसके टाइप बनाए गए थे तमिल थी। इंग्लिश कंपनी के मुद्रणालय का पहला प्रयोग कलकत्ता में हुआ। इंग्लिश कंपनी ने भीमजी पारक के आग्रह पर मुद्रणालय का भारत में 1674-75 में आयात किया। हमें सही कथन बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन? पहला कथन, पुर्तगाली 1550 में यूरोपीय चल धातु टाइप गोवा में लाए, ये बात सही है। ठीक है। दूसरा कि पहली भारतीय लिपि जिसके टाइप बनाए गए वो तमिल थी, और इसमें तीसरा कथन गलत है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित से किसने कहा था? ये भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है। भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। मोतीलाल नेहरू, टी प्रकाशम, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल। तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। आप जो क्वेश्चंस को देखेंगे यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो ऐसे कथन पूछा जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है, कितने? मोतीलाल नेहरू ने कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? आप पिछले सालों के सवालों को देख लो तो ये सवाल कई बार आया हुआ है। डफरिन ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड डफरिन। तो कुछ सवालों को तो आप बिना ऑप्शन देखे अपना आंसर दें, तो ये तैयारी का भी अच्छा तरीका है। कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, रोसत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? उन्होंने 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। काकोरी षड्यंत्र मामले से सम्मत थे। तो तीनों लोग काकोरी षड्यंत्र मामले से सम्मत थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, तो ये इससे सम्मत थे। अशफाक उल्ला खां भी इसमें सम्मत थे। हमें ये भी ध्यान रखना है। हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? महात्मा गांधी के तत्वतः यानी सबस्टांटिक रूप से तत्व क्या है उसका? ठीक है, तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की एक रूपरेखा, ब्रिटिश सरकार से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज्य की एक रूपरेखा। तो ये क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तेलंगाना के नालागोंडा जिले में पोचमपल्ली अप्रैल 1951 में किस कारण प्रसिद्ध हो गया? विनोबा भावे ने वहां भूदान आंदोलन आरंभ किया। भूमिहीन किसान भूस्वामियों के विरुद्ध शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यहाँ हिंसक हिंदी विरोधी आंदोलन देखा गया। भारत में पहली बार रेशम बुनकर सहकारिता का गठन हुआ। तो इसमें क्या है? इसमें होगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया अप्रैल 1951 में। क्वेश्चन अगर ये बना दिया है, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1951 में। भूदान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है। और तेलंगाना के नालगोंडा जिले। और पोचमपल्ली किस लिए फेमस है? भूदान आंदोलन से। तो 3-4 क्वेश्चन इधर उधर करके यहाँ से बनाए जा सकते हैं। निम्न इसमें से कौन सर्वोदय आंदोलन से संबद्ध नहीं था? ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, धीरेन्द्र मजूमदार, जीवी अप्पाराव। तो जीवी अप्पाराव से संबंध नहीं थे, विनोबा भावे तो संबद्ध थे। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर रोकते हैं और इन सवालों को आप रिवाइज करिएगा, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी तो मुझे लगता है कि मैं आगे और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और बेहतर कर पाऊँगा। तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और नए अध्याय में। नमस्कार।